प्रेमजीत जी, आप अपने इस संगठन के बारे में कुछ बताइए। यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट, इसका क्या उद्देश्य है? यूनिवर्सल लाइफ यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट का उद्देश्य है, यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट के अंतर्गत मैंने एक ऐसा सिस्टम खोजा है जो सिस्टम आने के बाद अभी जितनी भी सारी समस्याएं हैं, जितनी भी सारी, चाहे वो बच्चों को हैं, चाहे वो वयस्कों को हैं, और चाहे वो बुजुर्गों को हैं, चाहे किसी बीमार को हैं, चाहे किसी कैपेबल को है, चाहे किसी अनकैपेबल को है, किसी को भी किसी भी प्रकार की जो समस्याएं हैं वो उस सिस्टम में स्टार्ट ही नहीं करेंगी, उनका प्रारंभ ही नहीं होगा, वो पैदा ही नहीं होंगे उस सिस्टम में। तो उस सिस्टम को सभी लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए इस संस्था का गठन किया गया है। और इसके अंतर्गत उस सिस्टम को विभिन्न रूपों में, फिल्म के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से, और विभिन्न प्रकार के मीडिया के माध्यम से इसको लोगों तक पहुंचाने का इस संस्था का कार्य होगा। और इसके अंतर्गत और भी जो कोई कंटेंट जनरेट करना है, जैसे कि उस संविधान को लिखना पूरा, और उसमें जो सिलेबसेस होंगे लोगों के, और वो सारा उस सिस्टम के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ों को बनाना, और सिस्टम लाने से पहले जो पूर्व तैयारियां जितनी भी हो सकती हैं वो सब ये संस्था के अंतर्गत हो सकेंगी। उसी के लिए संस्था का गठन किया जा रहा है। तो आपने बताया कि आपकी इस संस्थान के पास एक संपूर्ण समाधान है जीवन की सारी समस्याओं का। जी तो आपने क्या पाया कि जीवन की ये जो हमारी सब लोगों की जो समस्याएं दैनिक जीवन में हैं, जी और जितनी भी व्यक्तिगत हो, पारिवारिक, सामाजिक या अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब का आप बता रहे थे कि मूल कारण एक है। तो जी वो हाँ, मूल कारण क्या है? वो मूल कारण अगर आप बहुत अच्छे से देखेंगे, गहरे से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको अर्थशास्त्र मिलेगा। अर्थशास्त्र जो है वो की पॉइंट है, वो प्रारंभ है किसी भी व्यवस्था का, और मूल है किसी भी व्यवस्था का। तो कैसा अर्थशास्त्र है, इसी से परिणाम आएंगे। आपने क्या सोचा है वो परिणाम नहीं आते। आपने अर्थशास्त्र कैसा रखा है, तो अर्थशास्त्र से आने वाले परिणामों का निश्चितीकरण होता है। तो अगर वो अर्थशास्त्र उन परिणामों को नहीं ला रहा है जो आपने प्रयोजन रखे, तो इसका मतलब है कि वो अर्थशास्त्र वहां पे फॉल्ट है, गलत है। तो उसी वजह से मैं कह रहा हूं कि आज का जो अर्थशास्त्र है वो पूरी तरह से गलत है, वो पूरी तरह से अन्याय करता है। हर स्थिति में वो प्रयोजन के साथ न्याय नहीं करता। जिस प्रयोजन को पूरा करने के लिए मनुष्यों ने इस अर्थशास्त्र को जन्मा था, इस अर्थशास्त्र को बनाया था, तो इस अर्थशास्त्र से या इसकी किसी भी नीति से वो प्रयोजन प्राप्त नहीं हो रहा है। इसी वजह से ये अन्यायकारी है और व्यर्थ है, ये हमारे प्रयोजन को नहीं प्राप्त करा पा रहा। तो मूल जो कारण है वो यही है कि गलत अर्थशास्त्र। तो प्रयोजन से आपका क्या तात्पर्य है? प्रयोजन से मतलब ये है कि हम सब अपने दैनंदिन जीवन को देखें तो हम देखते हैं कि मनुष्य और मनुष्य का दूसरे जीव भी सदैव सुख चाहते हैं अपने जीवन में, और कोई दुख नहीं चाहते। अर्थात किसी भी प्रकार का दुख हमारे जीवन में ना हो, और जितने भी हम सुख चाहते हैं वो सब हमें हमारी इच्छा अनुसार मिलते रहें। ये मनुष्य जीवन का प्रयोजन है। तो प्रयोजन से मेरा ये तात्पर्य है। तो अभी का अर्थशास्त्र क्यों इस प्रयोजन के विपरीत आप बता रहे हैं? क्यों इसे अन्यायपूर्ण बता रहे हैं? जी हाँ, इसको आप समझेंगे। जैसे आज के अर्थशास्त्र का जो मूल नियम है वो ये है कि यदि आपके पास धन है तो आप कोई बाजार में मांग कर सकते हैं, और या आपके पास कोई भी जमा पूंजी है, कोई भी सामान है, तो उसको किसी को दे के बदले में और आप दूसरा ले सकते हैं। माने आपके पास कुछ होना चाहिए, तो या तो उसके बदले में, और या तो फिर मुद्रा है तो उसके बदले में आप ले सकते हैं। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप कोई मांग नहीं कर सकते बाजार में। और आज के समय आप देख ही रहे होंगे कि अधिकतम लोगों के पास पर्याप्त धन नहीं है, ना कोई पर्याप्त कोई एसेट है कि उसको गिरवी रख के या आदमी कैसे ही कुछ कर ले। तो ये ना होने की वजह से आदमी अपनी इच्छाओं को पूरा ही नहीं कर पाता, अपनी इच्छाओं की मांग ही नहीं कर पाता। जब उनकी मांग ही नहीं होती तो क्या होता है कि बाजार उनका प्रोडक्शन नहीं करता, क्योंकि बाजार प्रोडक्शन करता है मांग के आधार पर।
और मांग को हमने आधार बना रखा है धन के ऊपर। धन हमारे पास है नहीं पर्याप्त, तो हम पर्याप्त मांग नहीं कर पाते। तो जब हम पर्याप्त मांग नहीं कर पाते तो बाजार बना नहीं पाता। जब बाजार बना नहीं पाता तो इसका मतलब है कि बाजार पर्याप्त मात्रा में रोजगार नहीं पैदा कर पाता, क्योंकि जितना निर्माण करेंगे उसी से रोजगार संबंधित है। तो अब जब रोजगार नहीं होता तो रोजगार से ही लोगों की आय होती है, माने उनको फिर से धन प्राप्त होता है। तो थोड़े लोगों को रोजगार मिलेगा तो थोड़े लोगों को आय मिलेगी। और क्योंकि लोग ज्यादा हैं और मांग और आपूर्ति का सिद्धांत श्रम के अंदर भी, तो लोग ज्यादा हैं और रोजगार कम है, तो क्या होता है कि लोगों के श्रम की बोली लगती है, तो उनके श्रम का जो मूल्यांकन है वो कम हो जाता है। तो जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो मैन्युफैक्चर करते हैं, उनके हाथ में चीज आ जाती है। वो अगर वो बोलेंगे सामने वाले लोगों को कि हमारे पास 2 जॉब हैं और आप जो है 200 लोग हैं, तो हम 2 को लेंगे, 8,000 में किसी को काम करना है तो कर लो। अब लोग क्या करेंगे? 8,000 के लिए भी भागेंगे, क्योंकि नहीं तो 8,000 भी नहीं मिलने वाले। तो ज्यादा श्रमिक होने से उनका मूल्य कम हो जाता है। माने वो 8,000 में भी काम करेंगे, 4 में भी करेंगे, कभी कभी तो फ्री में भी करेंगे कि ठीक है कोई एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो हो सकता है कोई बड़ी कंपनी कभी कोई छोटा मोटा में चांस दे दे। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि अधिकतम लोगों के पास धन नहीं पहुंचेगा आय के रूप में, तो वो अपनी मांग नहीं कर पाएंगे। जब मांग नहीं कर पाएंगे तो उनकी मांग फुलफिल होगी नहीं। जब होगी नहीं तो ये अन्याय हो गया ना। फिर न्याय और अन्याय को आप कैसे तोलेंगे? न्याय और अन्याय को इसी परिभाषा से तोला जाएगा कि जो मनुष्य जीवन का प्रयोजन था, क्या वो पूरा हुआ, क्या वो पूरा हो रहा है। अगर पूरा हो रहा है तो उसको पूरा करने में जितनी भी चीजें निमित्त हैं, अर्थशास्त्र या उसके नियम या और दूसरी सहयोगी संस्थाएं, तो उनको न्यायकारी माना जाएगा। अगर वो प्रयोजन को पूरा नहीं करती हैं तो इसका मतलब है कि हमने या तो अपर्याप्त नियम बना रखे हैं या गलत नियम बना रखे हैं, जिससे कि हमारा प्रयोजन पूरा नहीं हो रहा है, तो उनको हम अन्यायकारी बोलेंगे। तो अभी का अर्थशास्त्र ऐसा ही है। जैसे कि मैंने आपको ये एक नियम बताया कि एक तो उसने धन रखा हुआ है मांग करने के लिए, बेस बना रखा है धन को। दूसरा श्रम का भी मूल्यांकन कर रखा है। और वैसे ये दोनों चीज ऐसी हैं कि किसी भी एक को रखोगे तो दूसरी अनिवार्यता आ जाएगी। तो ये एक ही गलती के 2 रूप हैं हमारे पास में। ये बताइए कि श्रम का मूल्यांकन और जो वस्तुओं का मूल्यांकन जब मांग और आपूर्ति से हो रही है, जो कि अभी की अर्थव्यवस्था में है, तो इसमें क्या समस्या है? ये तो क्योंकि इस बेस पे बनी है कि जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं और उनको राशन करने के लिए ये एक प्रिंसिपल है मार्केट का कि जब चीजों की मांग जिसकी बढ़ जाती है और अगर वो उतनी सप्लाई में नहीं है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो इससे रिसोर्सेज भी कंट्रोल में रहते हैं। तो ये अर्थव्यवस्था का सारा ढांचा इसी बेस पे टिका हुआ है। तो अब इसमें आपको क्या समस्या नजर आ रही है? ये भी अन्यायकारी है, ये भी हमारा जो प्रयोजन है उसको सिद्ध नहीं करता। क्यों नहीं करता कि जरा सोचो, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम तो है नहीं कि कौन क्या पैदा कर रहा है, इस बात का कोई डाटा नहीं है, हो भी नहीं सकता। कौन किसान क्या पैदा कर रहा है, कौन मैन्युफैक्चर, क्योंकि सब प्राइवेट है, तो क्योंकि सेंट्रलाइज नहीं है। तो जब नहीं है तो किसी को नहीं पता कि कहाँ कितनी मांग हो रखी है, और जितनी मांग भी हो रखी है तो कौन कितना बना रहा है, तो मुझे कितना बनाना चाहिए, कोई पता नहीं किसी को। तो अब मांग और आपूर्ति के आधार से अगर चीज ज्यादा बन गई, मांग से ज्यादा, तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा, लेकिन श्रम तो उतना ही लगा जितना लगता है। तो इससे उसके श्रम का भी कहाँ उचित मूल्य मिला, नहीं मिला ना। तो ये अन्याय हो गया एक तरह से, अगर इस नियम को भी माना जाए तो। दूसरा मेन बात है कि मनुष्य के जीवन का जो प्रयोजन है, अगर वो पूरा नहीं होता है तो आप कितना ही सुनहरा कोई नियम बना दीजिए, उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है हमारी लाइफ में। तो सबसे अच्छी बात, मतलब इसमें सबसे बुरी बात यह है कि ये जितने भी नियम बने हुए हैं, चाहे मांग और आपूर्ति के आधार से, चाहे इन्होंने किसी भी मजबूरी में बनाए, चाहे स्कार्स को मेंटेन करने के लिए बनाए, लेकिन हर चीज तो स्कार्स नहीं है। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें जो स्कार्स नहीं है, तो वो भी स्कार्स हो जाती हैं अगर इस मांग और आपूर्ति के सिद्धांत को और धन पर बेस मांग और श्रम कलम का मूल्यांकन अगर हम इन सब चीजों को करते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो चीजें भी स्कार्स हो जाती है। मतलब एक रोटी भी स्कार्स हो जाती है आदमी के लिए, क्योंकि जिसके पास धन नहीं है उसके लिए तो सब कुछ स्कार्स हो गया ना, उसको तो कुछ नहीं मिलेगा,
उसके लिए तो हर चीज़ कमी हो गई। तो ये अन्यायकारी नियम है। इससे अच्छा ये है कि हम ऐसा नियम बनाएं कि जो चीज़ें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनकी कमी नहीं है, वो उस तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो, और जो चीज़ें कम हैं तो उनमें फिल्टर लगाए जाएं। केवल उन्हीं चीज़ों में जो चीज़ जितनी कम है उसमें उतना ही मात्रा में फिल्टर लगाया जाए। तो दोनों चीज़ों को एक ही ढंग से ना देखा जाए या एक ही ढंग से अर्थशास्त्र का प्रयोग ना किया जाए। एक ऐसा अर्थशास्त्र जो लचीला हो और जो चीज़ जितनी ज़्यादा है या जितनी कम है उस आधार से उसको सेट किया जा सके, एक ऐसा अर्थशास्त्र, ना कि कोई एक फिक्स्ड अर्थशास्त्र या अंधा अर्थशास्त्र के बस एक ही नज़र से सब कुछ देखना है। तो मैंने जिस अर्थशास्त्र का गठन किया है, मैंने जिस अर्थशास्त्र का निर्माण किया है, वो अर्थशास्त्र वैसे ही लचीला है। उसमें आप जो चीज़ बहुत कम है, जिसकी स्कार्सिटी होगी, उसकी भी व्यवस्था आप कर सकते हो, उसको भी आप अधिकतम लोगों तक पहुंचा सकते हो। दूसरा, जो चीज़ें पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं उनको भी आप पर्याप्त मात्रा में सभी लोगों को पहुंचा सकते हैं। और एक प्रॉब्लम खड़ी होती है आज के अर्थशास्त्र में, स्टैंडर्ड जो स्टेटस है वो पैदा हो जाता है। माने जिन लोगों के पास, जैसे जो मैन्युफैक्चरर हैं या जो सरकार में मूल पावर में बैठे हुए हैं, उनके पास ज़्यादा धन हो जाता है और वो उस धन की वजह से क्वालिटेटिव चीज़ें खरीदते हैं और मैन्युफैक्चरर भी क्वालिटेटिव चीज़ें बनाते हैं उन लोगों के लिए। तो उनके पास वो चीज़ें आ जाती हैं और वो स्टेटस बन जाती है समाज में। जैसे आप आईफोन देख सकते हैं, जैसे आप लग्जूरियस जो गाड़ियां हैं वो देख सकते हैं, लग्जूरियस सोफा देख सकते हैं, लग्जूरियस घर देख सकते हैं, लग्जूरियस आपका हर चीज़, एसी वेसी आप हर चीज़ में देख सकते हैं। तो इससे समाज वो जो स्टेटस चीज़ें बनती हैं उनके लिए भागदौड़ करना शुरू कर देते हैं, उनको अपने जीवन का उद्देश्य बनाने लगते हैं। जिनको लगता है कि हम थोड़ी बहुत इधर उधर, थोड़ा बहुत अपराध करके, थोड़ा बहुत इधर उधर करके अगर हम उन्हें अचीव कर सकते हैं तो वो उन्हें अचीव करने की कोशिश करते हैं। जैसे जिनमें से एक स्वर्ण आभूषण है। अब इनका कोई प्रयोग नहीं है। आदमी जब कभी कहीं किसी महफिल में जाता है तो वहां भी वो दिखाने के लिए जाता है। अदरवाइज तो आपने एक माला पहन ली, एक अंगूठी लगा ली, बहुत होती है। लेकिन आपने 100 माला पहन ली, हर उंगली में 2-2 अंगूठियां, क्या मतलब है? आदमी पागल जैसा दिखता है। लेकिन चूंकि आज ये स्टेटस बना हुआ है तो आदमी की एक अंधी दौड़ उस तरफ हो जाती है। तो ये भी हमें क्या है, हमारे मार्ग से समाज को भटकाती है, जिसकी वजह से जो समाज का वास्तविक प्रयोजन था वो पूरा होने से रह जाता है और उसके चक्कर में यहाँ अपराध, झूठ, कपट, लूट, फरेब, युद्ध, धोखा, मारामारी, संबंधों में अविश्वास, संबंधों में अश्रद्धा, संबंधों में मारामारी, भाई भाई से लड़ रहा है, बाप बेटे से लड़ रहा है, ये सारी चीजें पैदा हो जाती हैं इस गलत अर्थशास्त्र के कारण। तो ऐसा ही नहीं है कि इस गलत अर्थशास्त्र ने हमारा प्रयोजन पूरा नहीं किया, वो तो किया ही नहीं। दूसरे में साइड इफेक्ट के रूप में इसने बहुत सारे नेगेटिविटी पैदा कर दी है, बहुत सारी नकारात्मकता हमारे जीवन में पैदा कर दी है, जिसको हम लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और एक दूसरे से विषाद में है, एक दूसरे को और दुख बढ़ाए जा रहे हैं। तो समझ रहे हैं मेरा? तो ये अन्यायकारी नहीं, ये विध्वंसकारी भी है ये अर्थशास्त्र। इस नई व्यवस्था में नया अर्थशास्त्र, नया राजनीतिक शास्त्र, नया समाज शास्त्र, नया शिक्षा शास्त्र होगा। नया अर्थशास्त्र में नई मांग नीति, नई उत्पादन नीति, नई आपूर्ति नीति होगी। नई न्यायकारी व्यवस्था को विस्तार से समझने के लिए मेरी लिखी पुस्तक संपूर्ण समाधान को फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें सही अर्थशास्त्र सहित सारी व्यवस्था को विस्तार से समझाया गया है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को भी क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।